2020 में रूल्स के तहत पूरे मुल्क भर में जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, बिलखुसूस बेसिक जनरल डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं, उन्हें कहा गया था कि आप अपने इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स में सुपरविजन के लिए MBBS डॉक्टर्स को तैनात करें। तो उसके बाद हमने देखा पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट तो थे, लेकिन साथ साथ में हमारे यहाँ कश्मीर में भी इस हवाले से प्रोटेस्ट हुआ, कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन की जानिब से। इनके क्या मसलो मसाइल हैं? मेरे साथ है रूफ रंगरेज जो प्रेसिडेंट है KPDCA के। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप MBBS डॉक्टर को अपने इस लेबोरेटरी में या डायग्नोस्टिक सेंटर में जगह दें, तो क्या मसला इसमें आ रहा है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक गैजेट शाया हो जाता है कि बेसिक जो है जनरल लैब्स, वहाँ पे बेस्ट हेल्थ केयर के लिए आपको एक MBBS डॉक्टर डिप्यूट करना है। लेकिन ये सबको पता है कि जब काम भी हमें ही करना है, टेस्ट भी हमें ही करना है, तो पर्टिकुलर सिग्नेचर अथॉरिटी के लिए ये एक्ट आया है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2020 में, कि पर्टिकुलरली खाली जनरल बेसिक लैब में एक MBBS डॉक्टर ही साइन करेंगे। अब सवाल होता है, जब डॉक्टर को कोई काम करना ही नहीं है, जैसे उसको पता ही नहीं है कि टेस्ट कैसे करना है, और ना उसको अपने जो भी MBBS के दौरान उसको पढ़ाया जाता है, उस दौरान उसको लेबोरेटरी में कैसे काम करना है, लेबोरेटरी में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसको ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। अगर पढ़ाई भी जाती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना पढ़ाई जाती हैं। अब जैसे एडवांस लैब की बात नहीं करेंगे, एडवांस लैब्स में हमारे जो पैथोलॉजिस्ट साहिबान हैं वो अच्छे से अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे, वो पहले भी हुआ करते थे और आज भी वैसे ही चल रहा है। लेकिन जो जनरल बेसिक लैब है, वहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि आपको एक MBBS डॉक्टर डिप्यूट करना है। ये सबको पता है कि एक MBBS डॉक्टर को हायर करना आज के टाइम पे बहुत हमारे लिए तो मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने प्राइजेस रखे हुए हैं, जैसे 2020 से ये मसला चल रहा है, हम भी अप्रोच कर रहे हैं MBBS डॉक्टर्स को, 20 से 25 हज़ार रुपये वो कह रहे हैं कि वो उनको माहाना देना पड़ेगा एक जनरल लैब में, जहाँ पे वो पूरे मंथ में उसको इतना प्रॉफिट ही नहीं है, तो वो उसको कैसे पे करेगा? और ये तो सिर्फ जाहिर सी बात है, फिर डायरेक्टली ये उस पे बात आ जाती है एक टेक्नोलॉजिस्ट पे, जिसने चाहे डिग्री की हो, चाहे डिप्लोमा किया हो, MSc किया हो, इवन PhD स्कॉलर्स भी हैं हमारी लैब्स में, तो उनको अपना जो ये मतलब लैब है ये बंद करना पड़ेगा। चूँकि हुकूमत की जानिब से जिस तरह की नोटिफिकेशंस या हम ये कह सकते हैं कि रूल्स बनते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें लोगों के मफाद के लिए ही वो रूल्स बनते हैं। हमारे यहाँ लोगों की कुछ शिकायत रही है आप लोगों के इस सेंटर्स के साथ, वो ये कि वो कहते हैं अगर हम एक पर्टिकुलर सेंटर पे जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर पे टेस्ट कराते हैं, फिर सामने दूसरा होता है, उसके पास एक रेट होती है, इसके पास दूसरी रेट होती है, इसकी क्या वजह है? सरकार की तरफ से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से एक रेट लिस्ट शाया होता है 2012 में। अच्छा। 2012 से लेके आज तक 13 साल हो जाते हैं, और ये समझ लीजिए एक डेकेड पार कर चुके हैं हम, और एक रेट लिस्ट भी सरकार की तरफ से नहीं आया। क्या सरकार इतना ये नहीं कर सकती है कि एक एक्सरे की रेट मुकर्रर कर सकें, MRI की रेट मुकर्रर कर सकें, किसी पर्टिकुलर टेस्ट की रेट मुकर्रर कर सकें? जैसे हमारे लैब्स पे इंस्पेक्शंस के लिए ये आ जाते हैं, उस टाइम ये देखते हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनकी स्पेस कितनी है, क्या प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, क्या मतलब क्लीनिंग मतलब प्रॉपर है, तो उस टाइम ये क्यों नहीं ये देख रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई रेट्स आपको क्या लेनी है? हाँ। हम हर बारी में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर बारी मैंने बात बोली है, ये नहीं कि मैं गया नहीं हूँ कहीं पे, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से भी मैं मिला हूँ इस बारे में, DC साहब से भी मैं मिला हूँ, लेकिन आज तक वो प्राइस लिस्ट फ्रेम ही नहीं हुआ। ये जो आपके पास रेट लिस्ट है, ये कौन सा है? जो रेट लिस्ट हमारे पास है, टाइम टू टाइम 2012 से हम एसोसिएशन की तरफ से, जो कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन से शाया हुए हैं टाइम टू टाइम, लेकिन इसमें जो 2012 में रेट्स थे वही रेट्स हमने रखे हुए हैं, इसमें कोई कम ही रेट्स रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो फिर उस कंपेयर में हमने उस कंपेयर में 30% ही रेट्स रखे हैं, और इन रेट्स पे भी लोगों को ये लगता है कि शायद ये लोग हमें लूट रहे हैं। जब हम हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कई सारे टेस्ट्स
कई सारे टेस्ट करते तो यही है लेकिन बेचते बाहर है, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है। इसमें क्या मसला है, ये क्या आप बोल सकते हैं इसके बारे में? जी ऐसी बात ही नहीं है, ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। चाहे छोटा से छोटा टेस्ट हो, बड़े से बड़ा टेस्ट हो, आपको 2 घंटे में मिल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको टेस्ट कहाँ पे देना है, किधर देना है, कैसे देना है। तो उस चीज़ के लिए अगर कभी भी कोई भी मतलब ये है कि मतलब NABL की तरफ से गाइडलाइंस भी आई हैं कि मतलब पेशेंट चाहे हॉस्पिटल से निकला हुआ हो या मतलब दूर दराज, चाहे कहीं डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर लोग आ जाते हैं टेस्टिंग के लिए, चाहे लद्दाख से लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो वो बेचारे होटल्स में ठहरे हुए होते हैं। लेकिन ऐसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी लैब्स हैं जो 2 घंटे में आपको हर कोई टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, अब कुछ मतलब कुछ मैं कहूँगा कि 1% या 2% ऐसे टेस्ट हैं जो यहाँ पे हमें होते नहीं हैं। वो होते क्यों नहीं हैं? उन टेस्ट की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। जैसे कोई टेस्ट हमें करना है, ये कोई ऐसा कैंसर मार्कर है जो हमारे पास कम क्वांटिटी में आते हैं, अगर हम वो एक एक करके लगाएं तो उसका क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। वो जो पेशेंट है, अगर उस पेशेंट को 500 रुपये में वो टेस्ट होता है, उसको फिर उसके लिए 5000 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हम खाली एक टेस्ट लगा रहे हैं। चाहे हम एक टेस्ट लगाएं चाहे 100 टेस्ट लगाएं, कॉस्ट उतना ही होगा। फिलहाल डायग्नोस्टिक सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही और रिक्वायरमेंट क्या है, इंचार्ज होना चाहिए MBBS डॉक्टर। आप हमें ये बताइएगा, किसी को डायग्नोस्टिक सेंटर चाहता है कि अपने इलाके में चलाएं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम? देखिए 2019 से पहले जब से ये हम UT में तब्दील हुए हैं, तब तक हमारे पास कश्मीर की बात में करूँ 1500 से लेकर 1600 रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स थे जिनका डाटा मेरे पास मौजूद है। तो फिर 2019 के बाद और ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आने के बाद हमसे कहा गया कि अब आपको एक MBBS डॉक्टर बोर्ड करना है। उससे पहले हम क्या करते थे, वो अपने टेक्निकल स्टाफ का दे देते थे, लेबर रजिस्ट्रेशन होती थी, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रजिस्ट्रेशन होती थी, और बायोमेडिकल हैजार्ड्स वाले जो हमें अपनी जो सर्विसेज देते हैं उनका सर्टिफिकेट NOC वो दिया करते थे। तो हम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस के पास चले जाते थे और वो हमें रजिस्ट्रेशन दिया करते थे। लेकिन अब चूक कहाँ हो रही है, ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि MBBS डॉक्टर की ही सर्टिफिकेट अब आपको चाहिए। जब टेक्निकल स्टाफ की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि आपको होली एंड सोली इंचार्ज रखना है MBBS डॉक्टर। अगर बेटर हेल्थ केयर के लिए है तो मैं आपको कंट्रीज़ गिनवा सकता हूँ, कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम, कंट्रीज़ लाइक न्यूजीलैंड, कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, कंट्रीज़ लाइक कनाडा। वहाँ पे भी टेक्नीशियंस ही अपना काम कर रहे हैं। क्या वो हमसे पीछे हैं? फिर हम देखते हैं यहाँ हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट निकलता है, फिर उसको बाकायदा डिस्पोज ऑफ किया जाता है। आपके यहाँ जो वेस्ट होता है, क्या करते हैं आप उसका? जो वेस्टेज के लिए हमें जो यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जो उठाने आते हैं वो बाज़ाब्ता मतलब यहाँ पे आते हैं, हम उनको हफ्ते में 2 बार ही आते हैं, 3 बार ही आते हैं, उनको हमें पे करना पड़ता है। जैसे सालाना उनको हमें 14,000 पे करना पड़ता है, 14,000 पे करना पड़ता है। और एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस हमें करना पड़ता है, हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 200 रुपये दिया करते थे पहले। कब पहले? 2019 से पहले। 2019 में एक गैजेट शाया होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कि अब 200 रुपये के बजाय आपका जी फी मंथली हो गया 2000। इतना राइज? ये तो 200% हाइक हो गया। और जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमें कोई सैनिटेशन नहीं देती है। अच्छा। जैसे आपने अभी कहा कि जो भी बायोमेडिकल हैजार्ड वाले आते हैं हमारे पास, उनकी रजिस्ट्रेशंस हमें रहती है, आप देख सकते हैं उनकी रजिस्ट्रेशंस हमारे पास रहती है, वो रिन्यू करनी पड़ती है सालाना, और मंथली वो हमारे से जो भी उनके चार्जेस हैं वो ले जाते हैं। और ये में खाली ये सैनिटेशन फ़ी है, इसके अलावा ट्रेड टैक्स भी होते हैं। अच्छा। दूसरे टैक्सेस भी होते हैं। ये हो जाता है 36,000 मंथ का? नहीं, ये 36,000 हो जाता है ईयरली। पूरे साल का 36,000 होता है। 36,000 हो जाता है। ये नहीं है कि हमारी यूटी है अब साफ सुथरा रखना है। आप यूटीज लाइक चंडीगढ़ ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, वहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो उनसे 1200, 1800, 1600 ऐसी
ही ईयरली पे मतलब उनको पे करना पड़ता है। हमारा जो ये यूटी है ये अब इतना कौन सा ये है कि मतलब इतनी चार्जेस हमें हमारे ऊपर इस चीज़ के लिए मैं जुनैद साहब से भी, सर से भी मिला, जो हमारे ऑनरेबल मेयर साहब हैं, उनसे भी मैं मिला। उन्होंने मुझे बोला था कि इस बारे में हम बात करेंगे, आपको बुलाएंगे। पर्सनली मैं उनसे मिला, लेकिन वो फिर नहीं बुलाया। उन्होंने काम चलाना ही चलाना है, हम अपनी लैब्स बंद नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपका कहा कि लोन्स हमारे सर के ऊपर हैं, या कुछ बेच के हमने अपनी लैब्स खोली हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं अब मतलब रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपने लोगों की तरफ से, अपनी फ्रेटर्निटी की तरफ से, कि इस चीज़ पे मतलब ये नज़रसानी की जाए, और ये जो चीज़ें हैं ये हमें इंडिपेंडेंटली हम काम कर रहे थे तो हमें इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए।